बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 में से हमारा टॉपिक है एटम। अब एटम के टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? तो एटम के टॉपिक में हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिस्कस करेंगे एटम का मीनिंग, एटम का क्या मायने है ये समझेंगे। फिर सेकेंड चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे डिस्कस डेफिनेशन, एटम की डेफिनेशन को समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कुछ हिस्ट्री ऑफ एटम, एटम की हिस्ट्री को भी समझेंगे। अब ये तमाम चीजें समझने से पहले हम एक डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करते हैं एटम। तो मैं यहाँ पर एटम की डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। अब इस चीज को हम एटम कह रहे थे। इस चीज में क्या क्या चीजें हैं कि मैंने क्या ड्रॉ किया है। इसके अंदर हम ये कहते हैं कि एटम के सेंट्रल पार्ट को, सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर दो तरह की चीजें पाई जाती हैं। उनमें से एक को हम प्रोटॉन कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और इसके अलावा न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जो सर्कुलर पाथ्स हैं इनको ऑर्बिट्स या फिर शेल्स कहा जाता है। और हम ये कहते हैं कि इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट शेल के अंदर हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो पता ये चला कि न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जबकि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने वाली चीजों के क्या नाम है? इनको इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चीजें। अब प्रोटॉन्स क्या चीजें हैं, न्यूट्रॉन्स क्या चीजें हैं? तो प्रोटॉन्स के ऊपर, प्रोटॉन पे हमेशा चार्ज होता है पॉजिटिव। प्रोटॉन्स वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल से क्या मुराद है? सब एटॉमिक पार्टिकल से मुराद है कि एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स, ये वो पार्टिकल्स हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि जो न्यूट्रॉन्स हैं इन पे कोई चार्ज नहीं होता। कोई चार्ज ना होना से मुराद है कि ये न्यूट्रल हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे भी चार्ज होते हैं और इन पे मौजूद चार्ज को हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। इन पे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। अब प्रोटॉन्स क्या चीजें हैं और न्यूट्रॉन्स क्या चीजें हैं, यानी एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स किसी भी एटम के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। जबकि अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन दोनों की तादाद को कंसीडर करें, इन दोनों के नंबर को ऐड यानी कि सम कर लिया जाए, तो इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास पता चलता है और एटॉमिक मास को ही मास नंबर भी कहा जाता है। तो हमें किसी भी एलिमेंट का अगर मास नंबर फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा एटॉमिक मास। अब ये जो मैंने एटम ड्रॉ किया, एटम्स पाए जाते हैं हर एक चीज के अंदर। हर एक चीज से क्या मुराद है? हर एक चीज से मुराद है कि हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है मैटर। मैटर की हमने स्टेट्स पढ़ी हुई है कि 4 स्टेट्स हैं, जिसमें लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है और प्लाज्मा भी है। तो हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली चीजों में से आप सब चीजों को देख लें, या तो वो लिक्विड्स होंगे या फिर वो सॉलिड्स होंगे या फिर वो गैसेस होंगी। सॉलिड में अगर मैं एग्जांपल लूं आयरन की, आयरन की ले लूं या फिर सोडियम की एग्जांपल ले लूं। अब देखिए, मैंने ये कहा कि ये एटम है, लेकिन आपके माइंड में ये बात आई होगी कि हमने अभी तक एटम के बारे में जो 9th क्लास में 10th क्लास में कहानियां सुनी थी, उनमें तो हमने ये कहा था कि एटम हमें नजर ही नहीं आता। तो फिर ये इतना बड़ा एटम कैसे हो गया? अब देखें, ये बहुत ही छोटी चीज है, मैंने इसको जूम करके दिखाया हुआ है।
जूम करके दिखाने से क्या मुराद है कि अगर इसी तरह के बहुत सारे एटम्स मिल जाएं, इसी तरह के बहुत सारे यानी सेम टाइप के बहुत सारे एटम्स मिल जाएं, तो बहुत सारे एटम्स मिलकर बना देते हैं एलिमेंट। और मैंने कहा या तो आप एग्जाम्पल ले लें आयरन यानी लोहे के, आपके इर्द गिर्द बहुत लोहा पाया जाता है, या फिर आप सोडियम की एग्जाम्पल ले लें, सोडियम भी एक एलिमेंट है। या आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने पढ़ लिया हुआ है 9th क्लास में कि 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उन 118 में से किसी एक एलिमेंट को कंसीडर कर लें। अब मैंने ये कहा कि ये एटम है, और इसी तरह के सेम टाइप के जब बहुत सारे एटम्स जुड़ते हैं तो वो जुड़कर क्या बनाते हैं, वो कुछ ऐसी चीज बनाते हैं, और इसको एलिमेंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है। यानी कि ये मैंने एलिमेंट ड्रॉ किया है और ये हमने ड्रॉ किया है एटम। अब अगर तो हम ये समझना चाहें कि एलिमेंट क्या है, तो हम कहेंगे कि सेम टाइप ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एलिमेंट। लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि एलिमेंट से एटम कैसे हासिल होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि किसी एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स पाए जाते हैं, और उनमें से किसी एक एटम को अगर हम जूम करें, बड़ा करके देख लें, किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख लें, तो बड़ा करके कुछ ऐसा नजर आएगा। अब देखें, एलिमेंट और एटम को तो हमने ये देख लिया कि अगर ये एक एलिमेंट है, सपोज करें कि ये मेरे पास एक एलिमेंट है, सही है, एक एलिमेंट है, और इस एलिमेंट को मैं क्या करूं कि ये अगर टोटल एलिमेंट था तो मैंने इसको यूं कहेंगे मैंने इसके एक हिस्से को तोड़ के निकाल लिया, और अगर इसको मैं इतने बहुत सारे बेशुमार हिस्सों में डिवाइड कर दूं, बेशुमार हिस्सों में जब मैं डिवाइड करती हूँ तो डिवाइड करते करते इसका साइज छोटा होता जाएगा, और आखिरकार इसका साइज इतना छोटा हो जाएगा कि ये हमें तकरीबन नजर नहीं आएगा। और वो टाइम जब ये हमें नजर आना बंद हो जाए, डिवाइड हो के ये इतना छोटा बच जाए कि ये इसका नजर आना मुश्किल हो जाए, और इसको मजीद तोड़ना पॉसिबल ना हो, इसको मजीद तोड़ना पॉसिबल ना हो, उस चीज को ही हम एटम कहते हैं। अब हमने ये देखा कि जब बहुत सारे एटम्स बनेंगे तो एलिमेंट्स बनाएंगे, लेकिन जब एलिमेंट्स बनेंगे तो वो क्या बनाएंगे? अब देखिए, एलिमेंट्स हो सकते हैं दो तरह से कंबाइन, दो तरह से ज्वाइन हो सकते हैं। दो तरह से क्या मुराद है? दो तरह से मुराद है कि या तो एक ही जैसे एलिमेंट्स जुड़ जाए, या फिर दो मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स जुड़ जाए। यहाँ मैंने दोनों हाइड्रोजन को जोड़ा, और यहाँ पर मैंने एक दफा हाइड्रोजन एलिमेंट या एटम लिया और दूसरा एटम मैंने लिया क्लोरीन। लेकिन देखिए, मैंने इसके लिए दो वर्ड्स यूज किए, एक दफा तो मैं इसको एलिमेंट कहती हूँ और अगली ही दफा मैं इसको एटम भी कह देती हूँ। तो इस बात से क्या मुराद है? इस बात से मुराद ये है कि अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन लिख लूं, ये मैंने हाइड्रोजन लिखा है, तो ये हाइड्रोजन दो चीजों को जाहिर करते हैं। एक तो ये जाहिर करता है एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एलिमेंट का, ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, एक एलिमेंट जिसका नाम हाइड्रोजन है उसका एक एटम अगर मैं लूंगी तो उसका मैं कैसे जाहिर करूंगी? मैं एच कैपिटल से रिप्रेजेंट करूंगी। लेकिन यही एच कैपिटल एक और चीज को भी शो करता है, और ये जाहिर करता है किस चीज को? ये सिंबल है, सिंबल है किस चीज का? ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो कि एक एलिमेंट है उसका खुद का सिंबल भी यही है। यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करूंगी तब भी मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और अगर मैं हाइड्रोजन एलिमेंट के किसी एक एटम की बात करूंगी मुझे तब भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और मैंने यही कहा, मैंने कहा हमने दोनों दफा सेम एलिमेंट्स को लिया, और उनमें से एक को हमने हाइड्रोजन कहा और दूसरा भी सपोज कि हाइड्रोजन है। जब ये दोनों जुड़ेंगे, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये तकरीबन कुछ ऐसे जुड़ जाएंगे, या फिर इसको हम ऐसे लिख देंगे कि H2 हो गया, हाइड्रोजन दोनों एक साथ जुड़ गए। अब अगर मैं ये कहूं कि ये H और Cl भी जुड़ गए हैं, हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन,
तो क्लोरीन का बड़ा साइज मैंने शो कर दिया। अब कहते हैं जुड़ेंगे तो ये भी सही, लेकिन जुड़ने के बाद इन दोनों को हम अलग अलग यानी मुख्तलिफ समझेंगे। मुख्तलिफ समझने से क्या मुराद? मुख्तलिफ समझने से मुराद है कि जब भी एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो एलिमेंट्स जुड़कर बना देंगे, क्या चीज बना देंगे? मॉलिक्यूल बना देंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। यहाँ पर भी दो एलिमेंट्स जुड़े हैं, दो से ज्यादा भी जुड़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें वाटर की, और वाटर की उस एग्जाम्पल में क्या होगा? वाटर की एग्जाम्पल में H2O होगा। H2O से मुराद है कि दो दफा हाइड्रोजन और एक दफा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का साइज हाइड्रोजन के मुकाबले में बड़ा होता है। एटॉमिक मास से हमें ये पता चलता है। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 है, जो कि हाइड्रोजन का 1 है। यानी कि ऑक्सीजन 16 गुना बड़ा होना चाहिए हाइड्रोजन से। अब जब ये तीनों चीजें जुड़ती हैं तो ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल बनाती हैं, जो कि ऐसे नजर आता है कि ऑक्सीजन के साथ दोनों हाइड्रोजन जुड़ गए। अब ये तीनों चीजें जो मैंने बनाई हुई, इनमें से इसको मैंने मॉलिक्यूल कहा, इसको भी मैं मॉलिक्यूल ही कहूंगी। लेकिन इसको मॉलिक्यूल कहने के साथ साथ मैं एक और नाम भी दे सकती हूँ, और इसको भी मैंने वाटर को भी मॉलिक्यूल कहा। लेकिन वाटर को मॉलिक्यूल तो कह सकते हैं, इसके अलावा भी इसको एक नाम दे सकते हैं, वो नाम है कंपाउंड का। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। जबकि जो H2 है ये कंपाउंड नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? मॉलिक्यूल है। तो यहां से हमें ये समझ में आया कि जब दो सेम एलिमेंट्स या दो डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। जबकि अगर दो से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स मिलेंगे तो वो मिलकर कंपाउंड बनाएंगे, और कंपाउंड्स को हम मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। जबकि हम मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड्स नहीं कह सकते। कंपाउंड्स को मॉलिक्यूल्स भी कहा जा सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड्स नहीं कहा जा सकता। तो यही डिफरेंस है एटम, एलिमेंट और मॉलिक्यूल और कंपाउंड। और यहां से हमने ये भी सीखा कि एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास क्या है। अब ये सारी चीजें समझने का मकसद क्या है? ये सारी चीजें समझने का मकसद ये है कि हम एटम को पढ़ना चाहते हैं, और एटम को पढ़ने के लिए उससे रिलेटेड चीजों का हमें पहले से पता होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ आ जाए तो हमने ये कहा कि एटम का मीनिंग देखेंगे, एटम की डेफिनेशन देखेंगे और एटम की हिस्ट्री देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटम का मीनिंग। जो वर्ड एटम है, एटम, वर्ड एटम कहां से निकला? ये निकला है एटमस से। एटमस वर्ड से ये डिराइव हुआ, हासिल हुआ, अखज किया गया है। एटमस का मीनिंग है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल, इनडिविजिबल से मुराद है नाकाबिले तकसीम, वो चीज जिसको हम मजीद तकसीम ना कर सकें। और इसके लिए मैंने आपको यहाँ दिखाया कि ये एटम है जो मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। और ये जो वर्ड एटम है इसी को एटॉमी भी कहा जाता है, एटॉमी। और एटॉमी वर्ड के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है ए से मुराद है नॉट, ए स्टैंड्स फॉर नॉट। और इसी का सेकंड पार्ट टॉमी है, टॉमी स्टैंड्स फॉर टू कट। तो वर्ड एटॉमी से क्या मतलब है? एटॉमी से मुराद है टू नॉट कट, वो चीजें जो कि मजीद ना काटी जा सके उनको क्या कहेंगे? एटम्स कहेंगे। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन एटम की। डेफिनेशन एटम की मैं आपको दो तरह से बताऊंगी। डेफिनेशन हम दो तरह से पढ़ेंगे, और इस डेफिनेशन में, पहली टाइप की डेफिनेशन में हम ये पढ़ेंगे
क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, is the smallest particle of an element, of an element that can take part, that can take part in a chemical reaction, that can take part in a chemical reaction, chemical reaction. कहते हैं कि एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा है और ये हिस्सा केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन होता है कि जिसमें रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है या हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट्स में रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते कैसे हैं? कहते हैं रिएक्टेंट्स के अंदर कुछ बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होती है, जबकि प्रोडक्ट्स के अंदर न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। इस तरह से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अब हम इसकी एटम के सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन हमें ये बताती है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। सेकंड डेफिनेशन में भी स्टार्ट में सेम वर्ड्स हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किस चीज का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है? ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। दैट may or may not, that may or may not exist independently, exist independently, independently। कहते हैं एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है एलिमेंट का, लेकिन ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल कभी कभी फ्रीली एग्जिस्ट करता है और कभी कभी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। इस बात से क्या मुराद है? इस बात से मुराद ये है कि मैंने यहाँ पर एटम की कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं और इन एग्जांपल्स के अंदर मैंने सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड और पोटेशियम आयंस लिखे हुए, जबकि नीचे मैंने हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन लिखा हुआ है। अब देखिए, कहते हैं कि कुछ ऐसे एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ ऐसे एटम्स हैं दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये वो एटम्स हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जबकि ये वो एटम्स हैं जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये फ्रीली एग्जिस्ट कर क्यों सकते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, या फिर वो एलिमेंट्स, वो एटम्स जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उनकी क्या वजह है? वजह ये है कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये इस तरह के एलिमेंट्स हैं कि जिनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है या वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है। अब वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के स्टेबल होने से क्या मुराद है? स्टेबल होने से मुराद है कि आउटर मोस्ट शेल में या तो 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर वो हाफ फिल्ड होगा, या फिर वो कंप्लीटली फिल्ड होगा। जबकि ऊपर वाले जो एटम्स हैं इनके अंदर ना तो आउटर मोस्ट शेल एम्प्टी है, ना हाफ फिल्ड है और ना कंप्लीटली फिल्ड है। इसी वजह से वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाते। अब जो थर्ड चीज हमने अपने टॉपिक के अंदर डिस्कस करनी थी वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अंदर देखिए, हिस्ट्री से क्या मुराद है? हिस्ट्री से मुराद है कि एटम को किस तरह डिस्कवर किया गया, इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया और कैसे कैसे ये इंट्रोड्यूस हुआ। पास्ट में ये समझा जाता था कि जो मैटर है वो कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है और जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो इंडिविजिबल है। फिर ग्रीक्स का एरा आ गया, ग्रीक्स का दौर आ गया। ग्रीक फिलोसोफर्स ने ये बताया कि एटम, उन्होंने एग्री किया, पुरानी जो कॉन्सेप्ट था पुराना उससे एग्री किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मैटर वाकई में स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है और वो स्मॉल पार्टिकल्स इंडिविजिबल ही हैं। लेकिन अभी तक इन स्मॉल पार्टिकल्स को कोई नाम नहीं दिया गया था। फिर इनको नाम दिया डेमोक्रिटस ने। डेमोक्रिटस ने ये बताया
वो स्मॉल पार्टिकल्स जिनसे मैटर बना हुआ है उसको एटम कहेंगे। और ये जो वर्ड एटम है ये एटमस से ड्राइव हुआ है और एटमस का मीनिंग इनडिविजिबल है। तो यानी कि हम हिस्ट्री के अंदर ये बताएंगे कि जो लॉन्ग टाइम अगो या फिर अर्लियर जो कॉन्सेप्ट था लॉन्ग टाइम अगो, इट वाज थॉट दैट, ये समझा जाता था, क्या समझा जाता था, इट वाज थॉट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर जो है वो बना हुआ है, इज मेड अप ऑफ सिंपल इनडिविजिबल पार्टिकल्स, सिंपल और इनडिविजिबल पार्टिकल्स से बना हुआ है, इनडिविजिबल पार्टिकल्स से बना हुआ है। ग्रीक्स ने अपना कॉन्सेप्ट दिया और ग्रीक्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे, ग्रीक फिलोसोफर्स ने ये क्या कहा, उन्होंने भी यही कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर बना हुआ है, इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स that cannot be subdivided। उन्होंने भी यही कहा कि मैटर जो है वो कुछ स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है, लेकिन इन स्मॉल पार्टिकल्स को मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। और फिर इन स्मॉल पार्टिकल्स को, अभी तक तो पार्टिकल्स कहा जा रहा था, अब इनको नाम किसने दे दिया, इनको नाम दिया डेमोक्रिटस ने। डेमोक्रिटस ने ये बताया कि इन स्मॉल पार्टिकल्स को, these small particles are called atoms, इनको क्या कहा जाएगा, इनको एटम्स कहा जाएगा, are called atoms, इनको एटम्स का नाम दिया। और फिर से ही साथ में ये भी बताया कि एटम इज derived फ्रॉम एटमस which means indivisible। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है जॉन डॉल्टन का। जॉन डॉल्टन ने अपना कॉन्सेप्ट दिया और जॉन डॉल्टन ने क्या बताया, जॉन स्कूल टीचर थे, जॉन डॉल्टन वाज अ स्कूल टीचर और इन्होंने कुछ रिसर्च की और रिसर्च करके इन्होंने हमें ये बताया, 3 काम किए इन्होंने और ये तीनों काम जो हैं वो अपने तीनों कामों के लिए मशहूर हैं। उनमें से जो पहला काम है वो इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, मैटर के कंजर्वेशन के लॉ को इन्होंने एक्सप्लेन किया। नंबर 2 पे जो इन्होंने काम किया वो था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिजिक्स में पढ़ेंगे और ये वहां पे लॉस आ जाएंगे जो कि जॉन डॉल्टन के हैं। फिर उन्होंने जो तीसरा काम किया वो उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी पेश की, एटॉमिक थ्योरी पेश की, एटम से रिलेटेड थ्योरी दी। और इस एटॉमिक थ्योरी का जो पोस्टुलेट था, इसके जो पोस्टुलेट्स थे उनमें से एक पोस्टुलेट ये कहता था ऑल मैटर इज, तमाम का तमाम मैटर, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, कंपोज हुआ है, कंपोज्ड ऑफ एटम्स, तमाम का तमाम मैटर किस चीज से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। अब ये जो तीनों चारों हमने कॉन्सेप्ट्स बताए, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स बताए, एक हमने अर्ली कॉन्सेप्ट बताया, अर्लियर कॉन्सेप्ट्स बताए, फिर हमने ग्रीक फिलोसोफर्स का कॉन्सेप्ट बताया, डेमोक्रिटस का बताया, जॉन डॉल्टन का बताया। इन सबको ही अर्लियर कॉन्सेप्ट्स कहा जाता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स आए और इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने ये बताया, क्या बताया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने ये बताया कि एटम इंडिविजिबल नहीं है बल्कि इसको डिवाइड किया जा सकता है। और उन्होंने ये भी बताया कि एटम को, एटम के अंदर, एटम के न्यूक्लियस में बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। अब देखिए, अगर ना मैं आपसे ये कहूं कि आम की गुठली है और आम की गुठली तोड़ी नहीं जा सकती, सही है, और मैं कहूँ ये एटम है क्योंकि ये मजीद तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए
लेकिन जब तक वो नहीं टूटेगा हमें तो नहीं पता उसके अंदर क्या चीज है। हमें तो तब पता चलेगा उसके अंदर क्या चीज है जब हम उसको तोड़ लेंगे। तो जब तक ये समझा जाता था कि एटम को मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, तब तक किसी को नहीं पता था कि एटम के अंदर और क्या चीजें। फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने हमें ये बताया कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है, और उन्होंने ये बताया कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और हम तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से सिर्फ दो को जानते हैं। एक को हम प्रोटॉन कह देते हैं और दूसरे को हम न्यूट्रॉन कह देते हैं। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने हमें ये बताया कि एटम के अंदर सिर्फ दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि तकरीबन ऑलमोस्ट 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। उनमें से कुछ के नाम भी उन्होंने बताए। उन्होंने कहा कि न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, हाइप्रोन है, पॉजिट्रॉन है। इस तरह के मुख्तलिफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या में हम क्या लिखेंगे? हम ये कहेंगे कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने ये बता दिया कि एटम इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ एटम के अंदर शामिल हैं और भी चीजें। क्या चीजें? इज कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसके अंदर पाई जाती हैं। और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से कुछ के नाम भी बता दिए कि उनके नाम क्या क्या है। उनके नाम है पॉजिट्रॉन नाम है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो और हाइप्रोन वगैरह पाई जाती हैं। मैंने कहा कि तकरीबन more than 100 subatomic particles are found inside the atom। तकरीबन 100 से ज्यादा सबएटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब फिर कहते हैं कि इन कुछ सबएटॉमिक पार्टिकल्स के तो हमने यहाँ नाम लिख दिए, लेकिन कुछ के नाम नहीं लिखे। तो उन कुछ सबएटॉमिक पार्टिकल्स में शामिल हैं वो चीजें जिनको हम सबसे ज्यादा जानते हैं और जिनको हम कहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इन तीनों को मिला के उसने कहा कि ये एटम के अंदर पाए जाने वाले फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इनको क्या नाम दे दिया? इनको नाम दे दिया फंडामेंटल पार्टिकल्स का। अब फिर देखें, एटम तो डिस्कवर हो गया, एटम के अंदर पाए जाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स का भी पता चल गया। फिर एक कॉन्सेप्ट जो जे बेrzelius ने दिया। अब बेrzelius कौन है? बेrzelius एक केमिस्ट है, लेकिन ये स्वीडिश केमिस्ट है, स्वीडन के अंदर रहने वाले केमिस्ट है। और इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर दो रिमार्केबल इनके काम हैं। उनमें से एक ये किया इन्होंने कि इन्होंने हमें ये बताया, क्या बताया? इन्होंने हमें सैंपल्स ऑफ एलिमेंट्स को जाहिर करने के लिए जो सैंपल्स हम यूज कर रहे हैं, सैंपल्स ऑफ एलिमेंट्स, उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। यानी कि ये जो हाइड्रोजन है H कैपिटल से, या क्लोरीन है Cl से रिप्रेजेंट किया जाता है, C कैपिटल और स्मॉल है। तो ये जो बातें थी, जो सैंपल्स थे, ये हमें किसने बताया? ये हमें जे बेrzelius ने बताया। और दूसरा काम इन्होंने क्या किया? इन्होंने एटॉमिक मैसेस, एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस इंट्रोड्यूस करवाए। एटॉमिक मैसेस ऑफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस बताए। अब एटॉमिक मैस क्या होता है वो यहाँ हम पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक मैस या फिर मैस नंबर, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सम कर लिया जाए तो वो हमें क्या बताता है? एटॉमिक मैस यानी कि मैस नंबर बताता है। और मैस नंबर का कॉन्सेप्ट हमें किसने इंट्रोड्यूस करवाया? तो वो जे बेrzelius ने करवाया। अब ये हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक में हमने 3 चीजें डिस्कस की। उनमें से सबसे पहले हमने एटम के मीनिंग देखे, फिर हमने उसकी डेफिनेशंस देखी और फिर हमने उसकी हिस्ट्री देखी। और साथ ही साथ हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, इन सब चीजों के अंदर क्या डिफरेंस है ये हमने देखा। ये है हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।